कक्षा 4 में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल जाता रोज था, लेकिन एक दिन स्कूल जाता है और वह लौट कर नहीं आता है। और सबसे ज्यादा परेशान अगर उसके घर में कोई होता है तो उसकी माँ होती है। उसकी माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि देखिए ना, बच्चा आज स्कूल गया था और वह अभी तक लौटा नहीं। और अपने पति को ये बात बोलकर और अपने आस पड़ोस में और उसको ढूंढने में सारे लोग लग जाते हैं। और इसी बीच उसकी माँ, उस बच्चे की माँ स्कूल चल जाती है और स्कूल में जाकर कहती है वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरों में कि आप मुझे एक बार इन सीसीटीवी कैमरे जांच करने दो। और उसकी माँ यह भी कहती है कि मैं इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखना चाहती हूँ कि मेरी बच्चा सच में स्कूल आया था कि नहीं आया। और वह बालक आखिरी टाइम प्ले रूम में खेलते हुए देखा गया था और उसके बाद कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और उसकी माँ उसी प्ले रूम में जाती है और इस तरह से हरकत करने लगती है जैसे कि साइकोलॉजिकली वो किसी भी तरह से बीमार है या पागल की तरह करने लगती है अपने बच्चे को लेकर। और उसके बाद उसकी माँ की हरकतें ऐसी थी कि उसने सारे वहां पे जितने भी कुर्सी टेबल मेज छोटे से छोटे वह हर चीज को हटाती है और अपने हाथों से हटाकर जब तक उस आंख से देख नहीं लेती है तब तक उस माँ को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। और उस माँ की यही चाहत थी कि मेरा बच्चा कहीं से भी किसी भी हालत में मुझे मिल जाए। और आप जरा सोच कर देखिए कि जिस प्ले रूम में यह गई थी उसकी माँ, उस प्ले रूम के बरामदे में एक चटाई बिछा हुआ था। अगर कोई चटाई में कोई व्यक्ति या बच्चा छिप सकता है तो कहां तक छिप सकता है। आप जान सकते हैं कि चटाई की थिकनेस भी बहुत कम होती है, लेकिन उसकी माँ, उसको लगता था कि मानसिक स्थिति अपने बच्चे के प्यार में इस तरीके से खो चुकी थी कि मतलब वह उस चटाई को भी हटाती है और हटाकर जब तक देखती है, और वहीं उस चटाई को जैसे ही हटाती है तो उस चटाई के नीचे एक गटर का ढक्कन दिखाई देता है। और बस माँ को एक उम्मीद थी और यही उम्मीद इस गटर की ढक्कन को खुलवाने में वह लग जाती है। और उसकी माँ वहां पे मौजूद स्कूल में कर्मचारियों से कहती है कि प्लीज इस ढक्कन को, इस गटर के ढक्कन को हटाओ, मुझे इसके अंदर झांक कर देखना है। और वहीं बीच सारे तमाम लोग इस बात को लेकर के मना कर रहे थे, लेकिन उसकी माँ अपने जिद पे अड़ी हुई थी। और जैसे ही उस गटर को जिद करने पर उसकी माँ को हटाया जाता है तो जब उसका बच्चा उसी गटर और उसका लाल उसी गटर में पानी में, तो वो नाली वाला गटर था उसमें तैर रहा था। और जैसे ही यह बात वहां के लोगों में पता चला तो उस विद्यालय में हंगामा खड़ा हो जाता है और इस बात को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा मच जाती है। और जो भी इस बात को सोच रहा था तो वह भी इस बात पे गौर कर रहा था कि आखिर वह बच्चा इस गटर में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। सारे लोग दांते तले उंगलियां दबाए हुए थे और इसी बात पे पूरे प्रदेश में जिक्र हो रही थी। सबके जुबान पे यही एक बात थी कि आखिर उस बच्चा का शव उस नाले में कैसे पहुंचा। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि क्या सचमुच में उस बालक की हत्या कर दी गई या क्या। यही तमाम इसी तरह की बातें लोगों के जुबान पे चल रही थी। तो चलिए आज मैं कहानी में आगे क्या होता है इसी को आज कहानी के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविशंकर राज। मैं अपने हॉट क्राइम चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसे ही मैं आने वाले समय में डेली हर एक दिन रात के 8 बजे मैं कहानी लेकर के आता हूँ और आपको सुनाता हूँ। तो प्लीज आपसे एक आग्रह है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है और कहीं से मैं ढूंढ कर लाता हूं और आपके समक्ष रखकर अपने अंदाज में सुनाता हूं। तो आपको कैसा लगता है एक कमेंट करके भी बता दिया कीजिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी को लेकर के चलते हैं कि आखिर उस मासूम के साथ क्या हुआ था उस स्कूल में। और यह जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना बिहार के राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन, एक दीघा थाना से 10 कदम आगे पॉल्सन एक गली पड़ती है, उसी गली का ये रहने वाला मासूम बच्चा। और इस बच्चे के माँ बाप एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जो कि एक वहीं के स्टील फैक्ट्री में कहीं उसके पिता काम करने जाते थे। और बच्चे की माँ जो थी वो एक गृहिणी हाउस वाइफ थी और अपने बच्चों को रोज खिला पिलाकर नहा धोकर तैयार कर एक, जैसे माँ बाप, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को तैयार कर एक स्कूल भेजते हैं टाइमली, वैसे ही इसकी दिनचर्या थी इन लोगों। और ऐसे ही अपनी महिला अपने बच्चे को एक दिन स्कूल भेजती है। और जब वह बच्चा स्कूल से नहीं लौट कर आता है तो उसकी माँ अपने पति से कहती है कि देखिए ना, उसका पिता का नाम शैलेश था, कि देखिए ना आज अब आपका बच्चा या मेरा बच्चा स्कूल से लौट कर नहीं आया। बेटा यानी कि उसका बेटा का नाम था आयुष, जो कि नर्सरी का छात्र था, जो कि महज उसकी 4 वर्ष उम्र हो रही। और जैसे ही उसका बाप शैलेश इस बात को सुनता है उसकी अपनी ही पत्नी से, तो वह अपनी पत्नी को झटकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आसपास में उसकी एक भतीजी प्रिया नाम की भी बच्ची उसी स्कूल में जाया करती थी। कहता है शैलेश कि एक काम करो कि उस प्रिया से जाकर के पता लगाओ कि आयुष अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया या आयुष स्कूल गया था कि नहीं गया। यही सब बात कहता है अपनी पत्नी को शैलेश कि जाकर प्रिया से पता लगा। और उसकी माँ कहती है कि प्रिया से मैंने बात कर ली और प्रिया भी बोली कि नहीं, स्कूल में नहीं दिखा। और गाड़ी वाले से भी मैंने बात कर ली और गाड़ी वाले भी बोला कि नहीं मैडम, आज आपका बच्चा स्कूल में नहीं दिखा, तो मैं कैसे उसको लेकर आता। और जैसे ही यह बात शैलेश ने सुनी तो वह फैक्ट्री में था और फैक्ट्री वाले से कहता है साहब, मेरा बच्चा आज स्कूल से घर नहीं आया, आप मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपने जाकर के बच्चों को ढूंढना है। और उस फैक्ट्री से सीधा शैलेश दौड़ते हुए घर की तरफ आता है और पत्नी से पूछता है क्या बात है बताओ। उसकी पत्नी उसके बच्चे को बस तक छोड़ने जा रही थी स्कूल वाले, तब तक वो बच्चा कहता है कि माँ तुम मुझे आज नहीं छोड़ने जाओ, आज मुझे दादा और दादी को भेजो छोड़ने के लिए, और दादी मेरी आज बस तक छोड़कर आएंगे। और उस बच्चे को उसके दादा और दादी छोड़ने जाते हैं और बच्चे को स्कूल जाते वक्त चीनी और भात खिलाकर छोड़ने जाते हैं उसको। और उस छोटे से मासूम और प्यारे बच्चे को उसके दादा और दादी
उसको लेकर स्कूल बस की तरफ चल पड़ते हैं उसको छोड़ने के लिए, और उसके दादा और दादी उस बच्चे को बस में बैठा देते हैं और जो भी टाटा बाय बाय होता है वो बोलकर इन लोग वापस आ चुके थे और बच्चा बस में बैठकर स्कूल की ओर, जो बस जिधर से बच्चे को उठाते हुए जाती है उसी तरफ से होते हुए बस से स्कूल की तरफ निकल जाती है। और इसी बीच जब वह बच्चा स्कूल से लौट कर नहीं आ पाता है तो उसका पिता यानी बच्चे का पिता ने, जो शैलेश राय था, वो सीधे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर देता है कि देखिए ना, आज मेरा बच्चा आपके स्कूल में गया तो जरूर था लेकिन अभी तक लौट कर आया नहीं। और शैलेश कहता है कि मैडम क्या बात है, कुछ दिक्कत और कुछ परेशानी क्या हुई? तो जैसे ही ये शैलेश की इस बात उस प्रिंसिपल सुनती है, और उस प्रिंसिपल का जवाब था कि शैलेश तुम्हारा बच्चा आज तो विद्यालय ही नहीं आया। जब यह प्रिंसिपल के बाद मुंह से यह बात कही जाती है शैलेश को, तो वह स्कूल का लोकेशन बता दो कि वह एक पॉश इलाके में स्कूल है, दीघा थाना के अंतर्गत आता है वो स्कूल, और दीघा क्षेत्र का ही एक हथुआ कॉलोनी टीनी टोट एक स्कूल का नाम है जो टीनी टोट अकेडमी है, और यह बहुत ही नामी विद्यालय है। और जब इसकी प्रिंसिपल ने शैलेश राय को इनकार कर दिया कि नहीं, आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया है, और मैडम कहती है कि यह सूचना भी हम आपको देने वाले थे कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया। और इसी बीच जब मैडम की बात सुनता है शैलेश, तो वो दौड़ता हुआ जिस बस के ड्राइवर को उसके यानी शैलेश के माँ बाप यानी उस बच्चे के दादा दादी ने बैठाया था, तो दौड़ता हुआ शैलेश उस बस ड्राइवर के पास जाता है और उस बस ड्राइवर से पूछता है शैलेश कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा है, जबकि सुबह मेरे माँ बाप यानी आयुष के दादा दादी उस बस में बैठाकर उसे टाटा बाय बाय किए थे, हो सकता है तुम कहीं बस में रास्ते में कहीं उतार तो नहीं दिए? ऐसे ही जवाब वह शैलेश उस ड्राइवर से करता है, बस की ड्राइवर। और बस का ड्राइवर पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि साहब, मैंने आपके बच्चे को कहीं नहीं छोड़ा, सीधे स्कूल में ले जाकर छोड़ा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप स्कूल के सीसीटीवी कैमरे खुलवाकर चेक कर सकते हो। जैसे ही यह बात शैलेश सुनता है ड्राइवर के मुख से, तो उसको यकीन हो जाता है कि ड्राइवर सही कह रहा है, इसने बच्चे को स्कूल ही ले जाकर के छोड़ा है। और इस ड्राइवर की बात उसके परिवार वालों को जायज लगती है। उसकी बात को सुनकर एक भरोसे वाली बात कही थी ड्राइवर ने, और जैसे ही इस बात को सुनते हैं उसके घर की फैमिली सीधे उस टीटी एकेडमी स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। और जैसे ही इसके माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची स्कूल की तरफ रुक कर रहे थे, तो इसी बात को अगल बगल के लोगों को भी भनक लग चुकी थी और वो लोग भी काफी संख्या में इनके पीछे पीछे स्कूल में चल पड़ते हैं। और जैसे ही शैलेश उस एकेडमी में पहुंचता है और प्रिंसिपल से बात करता है कि मैडम, आज कैसे कह रही थी कि आपकी मेरा बच्चा स्कूल नहीं आया है? मैं उस बस वाले कंडक्टर और ड्राइवर से साफ साफ पूछा हूं, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोला है कि मैं उस बच्चे को स्कूल में ही उतार कर छोड़ा हूं, आप मुझे सीसीटीवी कैमरे देखने का इजाजत दो। और जैसे ही बात सीसीटीवी कैमरे से आती है तो वो मैडम कतराने लगती है, कहती है कि तुम्हें तो यकीन ही नहीं है कि मैं बोल रही हूँ ना कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आया और मुझे टाइम नहीं है इस सीसीटीवी कैमरे को दिखाने के लिए। साफ इनकार कर देती है उस प्रिंसिपल ने, और उस प्रिंसिपल कहती है कि संचालक से बात कर लो। उस प्रिंसिपल का नाम भीरा झा था और उसी का संचालक जो था उसी का बेटा था, उसका नाम धनराज झा था, जो कि इसी प्रिंसिपल का बेटा था, जो कि संचालककर्ता के रूप में उस स्कूल को चला रहा था। और प्रिंसिपल के मना करने के बाद जैसे ही उसके परिवार धनराज झा के पास जाते हैं तो वो भी साफ झठेर देता है और कहता है कि जाइए आप लोग, आपका बच्चा स्कूल नहीं आया और फालतू में मेरा समय बर्बाद नहीं कीजिए, और हम इस सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा पाएंगे मेरे पास क्योंकि समय नहीं है। ऐसे ही करके वो टाल देता है इस वाक्य को। और जैसे ही इसकी बात को उसके परिजन के लोग सुनते हैं तो अपने एक लास्ट उम्मीद लेकर के अपने नजदीकी थाना दीघा थाना में ही जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और उस पुलिस स्टेशन में जाकर, जिनका नाम था ब्रज किशोर एसओएचओ है वहां के दीघा थाना के, उनके पास जाकर इन लोगों ने गुहार भी लगाया, एक रिपोर्ट दर्ज कराया और बोला कि मुझे उस स्कूल के सीसीटीवी कैमरे तलाशने हैं। और इसके परिवार के लोग जाकर थाना में बताते हैं कि साहब, हमने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था और बस और कंडक्टर का ड्राइवर जो था वो बोल रहा है कि मैंने आपके बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है, और स्कूल की प्रिंसिपल जो है कहती है कि आपका बच्चा नहीं स्कूल में आया ही नहीं है, तो मुझे उस सीसीटीवी कैमरे की तलाशी करनी है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करो और मुझे उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाने में आप मेरी मदद कराओ। और ब्रज किशोर उस थाना के सोचे बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से प्रयास करो और हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं ढूंढने का और सीसीटीवी फुटेज देखने का। और ब्रज किशोर ज्यादा देर न करते हुए उस विद्यालय में पहुंच जाते हैं और उस प्रिंसिपल को कहते हैं कि मुझे इस स्कूल की सीसीटीवी फुटेज दिखनी है। और ब्रज किशोर कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार वह बच्चा स्कूल आया है कि नहीं आया, सच में आखिर बात क्या है। और जैसे ही ब्रज किशोर यानी कि वहां के दीघा थाना के एसओएचओ उस स्कूल में जाकर सीसीटीवी फुटेज उस संचालक के द्वारा दिखाया जाता है, तो उस स्कूल में जैसे उस कैमरा को फुटेज देखते हैं तो उसमें बच्चा दिख जाता है कि वाकई में बच्चा स्कूल आया था। और जैसे ही आप फुटेज दिखता है तो वहां के उसके परिवार के लोगों को एक उम्मीद बढ़ जाती है कि नहीं, वाकई में मेरा बच्चा सच में स्कूल आया है, और आया है तो और मेरा बच्चा है कहाँ। और बाकी स्कूल के तरह तरह कई सारे एंगल पे कैमरे लगे हुए थे, हर एक कैमरे की फोटो देखी जाती है, और जिस कमरे में बच्चा बैठकर पढ़ता है तो उसी कमरे में बच्चा वहां भी दिखाई देता है। और अब जो यहाँ पर प्रिंसिपल का जो बयान दिया गया था कि नहीं आपका बच्चा नहीं आया था, यहीं पर प्रिंसिपल का जो बयान था वह टोटली क्रैश हो चुका था, और ये बात पुलिस को भी खटक जाती है और साथ ही साथ उसके परिवार वालों को तो खटक ही रही थी पहले से। और स्कूल के जितने भी सारे सीसीटीवी कैमरे थे हर एक एंगल पर, सारे एंगल की कैमरा को पुलिस के निगरानी में, एसओएचओ की निगरानी में देखी जाती है, और रात की समय थी, देखी जा रही थी, हर एक एंगल से फोटो देखी जा रही है। और यह 16 और 17 मई यानी 17 मई 2:30 बजे रात का वक्त था, और जैसे ही सारे एंगल से फोटो देखे जा रहे थे तो उसी वक्त 11:49 से लेकर के 12:02 तक के सीसीटीवी फुटेज
गायब कर दी गई थी, यानी डिलीट कर दी गई। और जब इनसे एसएचओ इस वीडियोज और फुटेज के डिलीट होने का कारण पूछा जाता है, उनसे पूछते हैं एसएचओ कि क्यों गायब है, तो वहां के संचालक और प्रिंसिपल पूरी अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन वाली जवाब नहीं दे पाते हैं। और आखिरकार उसको बच्चे को आखिरी बार जो देखा गया था उस प्ले रूम के अंदर देखा गया, और उसकी माँ जिद करने लगती है कि मुझे प्ले रूम देखना है, किसी भी हाल में देखना है, और हर हाल में मुझे उस प्ले रूम को देखना है जहां उस बच्चे की लास्ट फोटोज दिखाई दी गई थी। और जब उसकी माँ जब जिद कर रही थी, तो जब सीसीटीवी फोटोज जो देख रहे थे, 2 से 2.5 के बीच में देख रहे थे लोग, और उसी बीच जब उसकी माँ जिद करती है तो उस 3 बजे उस प्ले रूम का दरवाजा ताला खुलवाया जाता है, और उस प्ले रूम में उसकी माँ जाती है। और उसकी माँ जैसे ही प्ले रूम में घुसती है, वो प्ले रूम में जितने भी खिलौने हर एक प्रकार के सामान रखे तो सबको उलट पलट कर टटोल कर देखती है कि कहीं मेरा बच्चा इसमें तो नहीं खो गया है। और जैसे ही उसकी माँ एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर एक सामान को पलट कर देखती है जितना उससे हो पाता है, और वहां के लोग देखने के बाद कहते हैं कि अब जैसे ही निकलने की वक्त आती है कि नहीं नहीं चलो 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 यहाँ नहीं है, तो तुम अपना खामे खा इस समय वक्त बर्बाद करे, चलो चलो। तभी ने उसकी माँ जब चलते चलते एक जमीन पर बिछी हुई मैट थी, उस मैट को जैसे ही उसकी माँ ने खींचा तो पता चलता है कि उसी मैट के ढका हुआ था, उसी मैट के बीचों बीच एक कमरे का गटर का ढक्कन भी था। और उसकी माँ ने जब तक उस गटर के ढक्कन को नहीं खुलवा लिया तब तक उसको चैन में चैन नहीं आया। और जैसे ही उस गटर को खोला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें एक लाश पड़ी है, लाश किसी और की नहीं, उसी की बेटे की और उसी की लाल की लाश। आखिरकार उसके बेटे के 15 घंटा हो चुके थे गायब हुए, और गायब होने के 15 घंटे के बाद उसके बेटे की लाश उस गटर में मिल जाती है। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार इस बच्चे की लाश इस गटर में पहुंची कैसे। और जहां वहां पे मौजूद सारे लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, और पुलिस वाले ने और वहां के लोग भी कर रहे हैं कि इस बच्चे को हो सकता है कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं, अभी भी शायद इसमें जान बाकी हो। और जैसे ही उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो हॉस्पिटल के वहां डॉक्टर बता देते हैं कि इस बच्चे की मौत 15 घंटा पहले ही हो। और पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में निकल जाते हैं। और जैसे ही सुबह ढलती है, दिन निकल जाती है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस स्कूल को तोड़ फोड़ करने लगते हैं, और उस स्कूल में आगजनी कर देते हैं और उस स्कूल को आग के हवाले कर देते हैं। एक बहुत ही तगड़ा विद्रोह और गुस्सा लोगों में व्याप्त था कि एक छोटे से बच्चे की लाश आखिर उस गटर में कैसे डाली गई, और आखिर हत्यारा कौन है। आखिर स्कूल में जब मिला तो कोई ना कोई स्कूल का ही हत्यारा है। ऐसे वहां के जितने भी पर्याप्त लोग मौजूद थे उनके मन में यही सब बातें चल रही थी। इसी बात को लेकर के उन लोगों ने वहां पे आगजनी और तोड़फोड़ कर दी, और पूरी तरह से इस आग को, इस स्कूल आग के हवाले करके, और यहाँ से भी मन नहीं भरता तो लोग सड़क पर जाकर विद्रोह करने लगते हैं और हंगामा करने लगते हैं, और उस बच्चे के न्याय के लिए आक्रोश साफ रोड पर जाकर प्रदर्शन करने लगते हैं। और साथ ही साथ इस आक्रोश से पुलिस वाले के ऊपर भी काफी अच्छा खासा दबाव बन गया था कि आखिरकार उस बच्चा प्ले रूम में खेलते खेलते आखिरकार उस गटर में आखिर पहुंच कैसे गया, आखिर गटर का ढक्कन भी बंद है, तो ये किसी छोटे बच्चे का तो काम कतई नहीं हो सकता। और इस सवाल का सही जवाब कोई एक ही जानता था, वो स्कूल की संचालक प्रिंसिपल थे जो बीरा झा। और जैसे ही पुलिस ने बीरा झा के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करके पूछना स्टार्ट किया तो उसने एक कहानी बताई। कुछ लोगों को इस कहानी पर यकीन हो जाता है और कुछ लोग इस कहानी पर यकीन नहीं करते, और जब तक पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस पे यकीन भी करना संभव नहीं है और नहीं किया जा सकता है। और बीरा झा इस कहानी के माध्यम से सुनाती है कि बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा था और खेलते वक्त उसको सर में काफी चोट लग जाती, और उस सर फटने की वजह से उसको काफी ब्लड बहने लगती है। और हम लोग वैसे ही पहुंचते हैं, और वहाँ का संचालक स्टाफ है मनीष झा, वो भी पहुंचता है, और इस बच्चे को हम लोग आनंद फानंद मेरी तरफ से मनीष झा ब्लड समेट रहा था। और संचालिका इस बात को कहते हुए कह रही थी कि मैं काफी डर गया था कि आखिर यह बच्चा को अगर बाहर यह बात पता चली तो लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे। मैं काफी डर गई थी, और मैंने कहा कि इस गटर का, उसी क्लासरूम में एक गटर था जो प्ले रूम था, उसी गटर का ढक्कन हटवाया जाता है और उस बच्चे को उस गटर के हवाले कर दिया जाता है। सोचिए, जबकि बच्चा वह बेहोशी की हालत में था, मरा नहीं था। अगर प्रिंसिपल इतना ही अच्छी थी और अच्छी कहा जा सकता है उसको, तो वह बच्चे को समय पे स्कूल हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाती है, उसको हॉस्पिटल में इलाज भी कराया जा सकता। और पुलिस वाले कहते हैं कि बीरा झा कहती है कि सर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी और डरने के बाद मैंने ये सब कर दिया। तो पुलिस वाले झटेटे हुए कहते हैं कि तुम डर गई थी, इसका मतलब क्या है, किसी के बच्चे को तुम अभी वो भी जिंदा था उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के वजह तुम ऐसे करोगी, ऐसे जो उसको झाड़ते हैं। और जैसे इस बात पता चलती है तो सारे लोग आक्रोशित तो थे ही थे, उसके और सब बच्चे के पेरेंट्स जो आए थे उस स्कूल में, काफी अच्छा नामी कामी स्कूल था और फिर वो भी अच्छा खासा लिया जाता था। तो बाकी सब व्याप्त जब इस बात को जाने वहां पे लोग तो उस गुस्साए थे और गुस्से में उस स्कूल को आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद प्रदर्शन करने लगे। और यह बात काफी पूरे पटना में फैल जाता है और बोला जाता है कि उस स्कूल की संचालिका जो थी, बच्चा ऐसे हुआ और उसको गटर में डाल दिया। और साथ ही ऐसे प्रिंसिपल ने एक किस तरह से एक बच्चे को लापरवाही का एक बहुत ही बड़ा अंजाम दिया है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही यह मामला थाने में पहुंचता है तो इस बालक के चाचा जो निशांत होते हैं वह जाकर दूसरी कहानी सुनाते हैं कि बच्चे की स्कूल में 4 महीने से फी बाकी थी, जो कि कुल 8,000 रुपए उस बच्चे के स्कूल में फी के रूप में बाकी थी। और मैडम ने मुझे फोन कर बोला था कि आप बच्चे की फी जमा करा दो, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और उसका चाचा बोलता है कि जब धमकी भरी बात यह बोली गई थी और बोली थी मैडम कि आपको जब फीस न भरने का अंजाम भुगतना पड़ेगा, और उसका चाचा कहता है कि अंजाम का मतलब क्या, मतलब मैं नहीं समझा कि इस बच्चे का हत्या हो जाएगा। और इस स्कूल के संचालक बीरा झा और धनराज झा, इसके जो पुत्र था, इन लोगों पे आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होती है और इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। और पुलिस इस मामले में काफी जोर शोर से जुटी है कि आखिर इस हत्या में मामला क्या था,
मोटिव क्या है, और साथ ही साथ उस बच्चे की पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ उसकी भतीजी जो प्रिया थी वो इसी स्कूल में पढ़ती है, और रिपोर्ट हो जाने के बाद प्रिया कहती है, एक चौंकाने वाली खुलासा करती है, और प्रिया कहती है कि मैं चाचा वही थी जब आयुष को वहां के सर लोग बुरी तरह से मार रहे थे, मारकर उसको गटर में डाल रहे थे और उसका ब्लड बह रहा था। तो प्रिया बोलती है कि मैंने जाकर के कहा कि मेरे भाई को आप लोग मुझे दे दो, मैं इसको लेकर चल जाऊंगी। लेकिन मैम ने उस प्रिया को भी बुरी तरह से धमकाया और कहा कि अगर यह बात विद्यालय के बाहर चली गई तो सोच लो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, तुमको भी मारकर इसी गटर में डाल दिया जाएगा। क्या उस मैडम को ऐसा करना चाहिए था? प्लीज आप लोग कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। और कहानी में आज इतना ही। तो आप लोग, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने आसपास हो रहे क्राइम से बचे और लोगों को जागरूक करें और लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखें। तो चलिए आज कहानी में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।